नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है ज़िंदगी मिलेगी दोबारा और इस कहानी के 14 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 15वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट 15वें पार्ट को शुरू करते हैं। आलोक ने खुले कमरे की खिड़की बंद करते हुए कहा, तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं। दूसरे पक्ष के अधिकारी ने उत्साह से कहा, यह कहने की जरूरत नहीं है कि इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों द्वारा डांटे जाने के बाद अफसर शीघ्र ही समाधान चाह रहे थे। लेकिन मुझे तो फ्लाइट पकड़ना है। मैं कोई बात नहीं, अभी भी 7 घंटे बाकी हैं। यदि आवश्यक हुआ तो हमारी शाखा आपको हवाई अड्डे छोड़ आएगी, अधिकारी ने आलोक की बातों के बीच में कहा। नमस्ते, हम बेगूसराय के थाने से हैं। गंभीर आवाज सुनकर रिसेप्शन पर बैठी टाइप कर रही स्थानीय लड़की अचानक से रुक गई। सामने खड़े वर्दीधारी अधिकारियों ने उससे फिर दोबारा से कहा, मैं इस टूरिस्ट एजेंसी के मैनेजर से मिलना चाहता हूँ, अभी इसी वक्त। जैसे ही निर्देश प्राप्त हुए, रिसेप्शनिस्ट लड़की अपनी एड़ी की हिल को खटखट करती हुई अंदर चली गई। आलोक ने उस तरफ से नजर हटाकर पूरे होटल को देखना शुरू किया। लगता है यहाँ ज्यादातर शादीशुदा जोड़े ही आते हैं। कुमकुम की बिंदी और घूंघट से ढके चेहरे लगातार देखे जा रहे हैं। तभी थोड़ी दूर पर ही खड़ी एक युवती पर निगाह टिक गई। स्कूल की यूनिफॉर्म पहने एक खूबसूरत लड़की गहरे मेकअप में ढकी हुई है। बालों को बड़े करीने से व्यवस्थित किया गया है। दृष्टि बड़ी उग्र है। आलोक को यह कुछ पसंद नहीं आया। उसने स्थिति देखने के लिए कमरे की दूसरी तरफ अपनी निगाहें रखी। फिर से उसी उम्र की दूसरी लड़की को देखकर उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। लड़की के साथ होटल के कमरे से एक अधेड़ आदमी निकला। उस लड़की का भी मेकअप वाकई काबिले तारीफ है। चीजें यहाँ ठीक नहीं चल रही हैं आलोक। वे लोग कौन हैं? उनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन वो जोड़े में बाहर आ रहे हैं। इतने उग्र मेकअप, साथ ही उनकी भावभंगिमा। कमरों से कानाफूसी तैरने वाले शब्द आलोक के कानों में लहर की तरह आ रहे हैं। अधिकारी ने भी इन सब चीजों पर गौर किया। उसे अचानक याद आया कि उसने यह रंगीन घर पहले भी देखा है। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही डिजिटल स्क्रीन पर सैकड़ों बार देखा है। रघु ठक्कर के घर से मिले मेमोरी कार्ड से पुलिस के कंप्यूटर से अटैच करने के बाद। यही उन लोगों का हेडक्वार्टर है आलोक। मैंने पहचान लिया। रघु के मेमोरी कार्ड के हर वीडियो क्लिप में इस विशेष रंग के डिजाइन किए गए खिड़की और दरवाजे के फ्रेम दिखाई दे रहे थे। दीवारों को भी हल्के गुलाबी रंग से रंगा गया था। अधिकारी ने उत्तेजित भाव से आलोक का हाथ पकड़ लिया। फिर वह तेजी से भीतर के कमरे की ओर दौड़ने लगा। थोड़ी देर पहले ही स्थानीय रिसेप्शनिस्ट वहां गई थी। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। बंद दरवाजे पर आलोक के मजबूत मर्दाना हाथ के क्रूर प्रहार एक के बाद एक पड़ रहे थे। लेकिन दरवाजे की कठोरता बार बार उन पंजों के प्रहार से हार मानने को राजी नहीं है। कहने की जरूरत नहीं है कि बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में वर्दीधारी अधिकारी की कैद की हुई तस्वीर देखकर मैनेजर भागने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उन दोनों को अपने कमरे की ओर आते देख मैनेजर ने दरवाजा बंद कर लिया और अंदर ही रह गए। आलोक, आप होटल के सामने के दरवाजे को जल्दी से बाहर से बंद कर दें और साथ ही ये सुनिश्चित करें कि क्या मैनेजर खिड़की के रास्ते से बाहर भाग सकता है या नहीं। मैंने फोर्स को बुलाया है, वो सब तैयार होकर निकल पड़े हैं। आप जल्दी से बाहर जाओ और देखो कि क्या भागने का कोई और रास्ता है या नहीं। हर कमरे की तलाशी लेना संभव नहीं है। अधिकारी ने एक हाथ से अपनी फोन को जेब में रखते हुए कहा। दूसरे हाथ में कसकर पकड़ रखा था डोर लॉकिंग सिस्टम को। लेकिन मैं आपको अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? आलोक ने कांपते स्वर में कहा। दरअसल वह अभी तक इस घटना पर काबू नहीं पा सका है। उफ, आप जाते हो या नहीं? अधिकारी ने गुस्से में कहा। आप बस दरवाजा बंद करो और देखो कि क्या कोई और बचने का रास्ता है। अगर नहीं तो दरवाजा खोल देना। मैं आपके साथ ही बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, आलोक इतना कहकर लगभग दौड़ने लगा। बगल के एक अन्य कमरे के दरवाजे के गैप के माध्यम से शूटिंग की फुटेज पहले ही आलोक देख चुका था। इसमें कोई शक नहीं है कि यह जगह विवान और विशाल की गतिविधियों का अड्डा है। बोल, कब से चल रहा है यह धंधा? और तुम्हारा मेन पांडा कौन है? आलोक ने मध्यम आयु वर्ग के उस व्यक्ति को थप्पड़ मारा जो लगातार हाथ जोड़कर रो रहा था। कहने की जरूरत नहीं कि वो ही मैनेजर है। मैं नहीं जानता सर, कृपया मुझे छोड़ दे।
मिन्नतें मानते मानते एक प्रकार से वो पैरों में गिर पड़ा। अच्छा, जानते नहीं हो, मजाक हो रहा है यहाँ। बगल में खड़ा पुलिस अधिकारी भी गुस्से में आ गया और उसने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। बोल रहा हूँ साहब, बोल रहा हूँ। रिवॉल्वर का आकार देखते ही मैनेजर उसके पैरों में गिर पड़ा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। विवान और विशाल दोनों भाई मिलकर इस कंपनी को चलाते हैं। पिछले साल 24 दिसंबर को तुम्हारे होटल में 2 लोगों के लिए टिकट बुक किए गए थे। कौन रिसीव करने गया था? अधिकारी ने अपने हाथ में बंदूक की बैरल को मैनेजर के सिर पर रखते हुए पूछा। अभी बताता हूँ सर। अधिकारी का आदेश मिलते ही मैनेजर ने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ लगभग रेंगता हुआ पहुंचा। आलोक ने उधर से ध्यान हटाकर पूरे कमरे को देखा। अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की बिखरी हुई आकृतियों ने रोती हुई भीड़ का रूप ले लिया। वर्दीधारी पुलिस टीम की भीड़ अंदर और बाहर दोनों जगह खड़े हुए थे। सर, रघु उस दिन कार लेकर गया था। मैनेजर ने डेस्कटॉप को अफसर की तरफ घुमाया और कहा। उसका शरीर अभी भी कांप रहा है। उस समय डिजिटल स्क्रीन पर दाढ़ी मूंछों से भरा रघु का चेहरा नजर आया। तुम्हें यह बात अब भी कैसे याद है? आलोक ने विश्वास और अविश्वास के झूले में लहराते हुए कहा। उस दिन को कैसे भूल सकते हैं सर? मालिक ने उस दिन जो हंगामा किया। आखिरी समय में मालिक ने ड्राइवर को बदल दिया और रघु को उन्हें लाने के लिए भेजा। आखिर में वह आदमी खाई में गिरकर मर गया। मैनेजर की आवाज में उदासी और अफसोस भरा हुआ था, मानो वह खुद को दोष दे रहा हो। मुझे पता था कि रघु तेज रफ्तार में गाड़ी चलाता है। क्यों मैंने उस दिन मालिक की बात मानी? कौन मालिक? विशाल? अधिकारी ने कहते हुए अपनी उठी हुई रिवॉल्वर को जेब में रखा। नहीं नहीं सर, विवान बाबू, वही इस मंडली के मुखिया हैं। मैनेजर अब थोड़ा बहुत स्वाभाविक हो रहा है। दरअसल उसकी बात से पता चलता है कि खुद को फंसते देख पूरी टीम को लेकर डूबना चाहता है, जबकि वह एक अधीनस्थ कर्मचारी है। फिर भी उसके पास मालिक विवान के प्रति कोई भी वफादारी नहीं बची है। अन्यथा सामान्य तौर पर उनके पेट में इतनी आसानी से बात निकाली नहीं जा सकती। रघु ठक्कर भी जीवित है और विशाल भी जीवित है। आलोक ने कहते हुए सभी को कार में बैठने को कहा। फिर पहले से बुक कैब में अपने शरीर को शव की तरह छोड़ दिया। उस समय उसकी आंखें थकान से भरी हुई थी। उसने सोचा था कि जांच खत्म हो गई है, लेकिन जांच की नई शाखाएं उभरी हुई हैं, लगातार नई दिशाओं को उजागर कर रही हैं। अवनी को हनीमून के बहाने लाया जा रहा था। क्यों? वह उसके साथ क्या करना चाहता था? आलोक ने सोचते हुए कार के मुलायम गद्दे पर अपनी आंखें बंद कर ली और वह जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। पायल बेगूसराय कब गई? अवनी ने सामने बैठे आलोक से पूछा। अवनी आलोक के लौटने के बाद दिन में ऑफिस खत्म कर कॉफी शॉप में आई है। क्यों? अचानक क्या हुआ? आलोक ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा। कहने की जरूरत नहीं है कि इतने लंबे समय के बाद भी अवनी से मिलने के बाद उसने इस तरह के सवाल की उम्मीद नहीं की थी। फिर भी बात को नजरअंदाज करते हुए चुपचाप मेन्यू कार्ड की तरफ देखते रहे। उसके बोलने के ढंग ने अवनी के मन में संदेह को दुगना कर दिया। उसे याद है कुछ दिन पहले आलोक ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया था कि पायल शादीशुदा है या सिंगल। लेकिन अवनी भी छोड़ने वाली लड़की नहीं है। एक गहरी सांस ली और फिर जोर से कहा। क्यों? मैं क्या तुमसे कुछ पूछ नहीं सकती? क्या तुम्हें मुझ पर शक है अवनी? आलोक ने अपने सामने रखे मेन्यू कार्ड को अचानक बंद कर दिया। फिर अपना मर्दाना हाथ टेबल पर रखते हुए अवनी की तरफ झुक गया और बोला। कहाँ तुम केस के बारे में पूछोगी? नहीं नहीं, शक क्यों होगा? अवनी थोड़ी शर्मीली हो गई। पूरी तरह से अपने विचारों को छुपा रही थी। उसका मन समझ रहा था कि शादी से पहले इतनी सारी शंकाओं में बंधना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन क्या करे? आलोक को खोने का डर मन से जा ही नहीं रहा था, बल्कि वो दिन ब दिन और भी गहरा होता जा रहा है। मुझे पता है कि तुम शक कर रही हो, आलोक ने अपने होठों के कोनों पर फीकी मुस्कान के साथ कहा। और मुझे यह भी पता है कि तुम मुझे खोने से डरती हो। लेकिन मैं तुमको बता दूं कि पायल शादीशुदा है और मेरी बेगूसराय में उससे मुलाकात भी नहीं हुई। तो उस दिन जब मैंने पूछा तो आपने क्यों नहीं बताया? अवनी ने जुड़वा आंखों में तुरंत ही अभिमान का एक बादल इकट्ठा कर लिया। ठीक किया उस दिन नहीं बताया।
फिर वैसा करेंगे, नहीं बताएंगे। आलोक ने परोसे गए कॉफी कप की चुस्की लेते हुए कहा। उसकी आंखों में शरारत चल रही थी। लेकिन मैंने पायल के सर पर सिंदूर तो नहीं देखा, यहाँ तक कि उसके हाथ में चूड़ियां या फिर गले में मंगलसूत्र भी नहीं देखा। अवनी ने अविश्वास से कहा। ऐसा लगता है कि वह अभी भी विश्वास नहीं करना चाहती कि पायल की शादी हो चुकी है। दरअसल कुछ दिन पहले जब वो थाने गई थी तो आलोक की उंगली ने पायल को छुआ था। तभी से अवनी के मन में शंकाएं उत्पन्न होने लगी। तभी आदतन अवनी की नज़र पायल की मांग की ओर चली गई। उम्र के साथ धीरे धीरे पतली होती जा रही उस मांग में सिंदूर का कोई निशान तक नहीं था। हालांकि बहुत सी महिलाएं अपने कार्यक्षेत्र में काम की सुविधा के लिए इन दिनों चूड़ियां और सिंदूर नहीं पहनती हैं, लेकिन कम से कम गले में एक मंगलसूत्र तो होनी ही चाहिए, अवनी ने खुद से कहा। फिर उसने विपरीत दिशा में बैठे आलोक की ओर देखा। इतनी देर तक आलोक भी अवनी को घूर रहा था। उस दृष्टि को पढ़कर अवनी के गोरे गाल शर्म से अचानक लाल हो गए। सब कुछ देखा लेकिन बाएं हाथ पर ध्यान नहीं गया। आलोक ने अपने होठों के कोनों पर एक सूक्ष्म मुस्कान के साथ कहा। क्या तुमने पायल के बाएं हाथ की अनामिका पर अंगूठी नहीं देखी? क्या मतलब? अवनी ने आलोक की बात को समझे बिना ही उत्तर दिया। उस दिन का दृश्य उसके मन के पर्दे पर नहीं आया, इसलिए पायल की अंगूठी की तस्वीर भी उसके दिमाग से गायब हो गई। पायल डिसूजा ईसाई है, इसलिए शादी के बाद सिंदूर या चूड़ियां नहीं पहनना सामान्य है, आलोक ने मृदु स्वर में कहा। कुछ देर पहले उठी शरारती मुस्कान होठों से गायब हो गई थी। इसके बजाय ड्यूटी पर तैनात एक अधिकारी की सहज गंभीरता उसके चेहरे पर हावी हो गई थी। मोटे बालों वाली मर्दाना दो भौं में तीव्रता की मोटी परतें जमा हो गई थी। फिर तुमने उस दिन क्यों छुपाया? कहने की जरूरत नहीं है कि अवनी के गुस्से का पारा धीरे धीरे चढ़ रहा था। तुम्हारी भावनाओं को थोड़ी ठेस पहुंची तो तुमने अपनी शादी को तोड़ने के लिए का निर्णय कर लिया। लेकिन अगर मैं अपने सहयोगी की वैवाहिक स्थिति को छुपाता हूं तो मैं गलत हो गया, आलोक ने गरिमापूर्ण तरीके से दोनों हाथों को मेज पर रखते हुए कहा। शादी इतनी सस्ती नहीं होती अवनी कि जब जी चाहे निर्णय बदल लो। अवनी अचानक आलोक की उस नज़र के सामने झुक गई। मन में जमा सैकड़ों विचार सामान्य अंतर्निहित दोषों के कारण फिर से तलछटों के नीचे दबने लगे। मुझे पता है कि टूटे हुए जीवन में किसी को शामिल करना बहुत मुश्किल होता है। ज़्यादातर लोग चोट लगने पर अपने जीवन के बाकी हिस्से को किसी और के साथ चिपक कर बिताना चाहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि तुम इस स्वभाव के अपवाद हो। इसलिए मैंने तुम्हारे टूटे हुए जीवन में शामिल होने के बारे में क्षण भर भी नहीं सोचा। आलोक ने अपना भारी हाथ अवनी के गोरे कोमल हाथ पर रखते हुए कहा। उस स्पर्श पर हो या आलोक के सहज स्पष्ट शब्दों के कारण हो, अवनी का शरीर एक अज्ञात कंपन से कांप उठा। उस स्पर्श में काम वासना नहीं बल्कि विश्वास का स्पर्श अवनी ने महसूस किया। कुछ देर दोनों चुपचाप बैठे रहे। किसी की जुबान पर कुछ नहीं है। दोनों बाहर के व्यस्त शहर को पारदर्शी चौड़ी खिड़की से निहार रहे हैं, लेकिन अवनी इस चुप्पी में ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाई। अपना मुंह खोला और आलोक से पूछा, विवान इतनी आसानी से पकड़ में आ गया? अपना सारे राज पायल को सब कुछ बता दिया? मैं बात को ठीक से पचा नहीं पा रही हूँ। यह एक कारगर पुरानी चाल है, आरोपी के मनोविज्ञान को समझकर आगे बढ़ना, आलोक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। भले ही मैंने उस आदमी से आमने सामने कभी बात नहीं की, लेकिन मैं समझ गया था कि विवान खुद को दिखावा करना पसंद करता है। क्या मतलब है तुम्हारा? अवनी ने आलोक की बातों को समझे बिना कहा। विवान द्वारा तुम्हारी चैट बॉक्स पर भेजे गए संदेशों को पढ़कर मैं थोड़ा समझ गया था। हर संदेश में खुद के बारे में डींगे हाँकने का एक प्रयास था। उस आदमी ने कपड़े, बात से लेकर हर चीज में स्मार्ट, बुद्धिमान और खुद को लापरवाह दिखाने की कोशिश की। एक व्यस्त कॉफी शॉप में 3 बटन वाली खुली शर्ट, महंगी गाड़ी, महंगे जूते। दरअसल हमेशा वह खुद को दूसरों के सामने साबित करना चाहता था। इसलिए उसने एक सुरक्षित खाली कमरे में पुलिस के सामने अपनी प्रतिष्ठा का दावा करने में खुद को नहीं रोका, क्योंकि यह भी एक आनंद का एक प्रकार है, समझी? अधिकतम अपराधी को अपनी प्रतिष्ठा का दावा करने में आत्मसंतुष्टि मिलती है। वह जानता है कि कोई सबूत नहीं है, लेकिन यह ओवर कॉन्फिडेंस ही उसकी कमजोरी है।
जिसका हम लोगों ने फायदा उठाया। अब समझ में आया। इस बार जैसे ही आलोक ने बोलना समाप्त किया, अवनी ने कहा, और क्या क्या तुम लोगों ने उससे जाना? उसके निजी कमरे से सिम सहित ढेर सारे मेमोरी कार्ड बरामद हुए हैं और हम उसके मेन अड्डे को भी पकड़ने में कामयाब रहे। तुमने तो इसे मीडिया में देखा ही होगा, लेकिन एक और घटना मीडिया के सामने नहीं आई। अवनी के सवाल के जवाब में आलोक ने कहा, मीडिया को अभी भी पता नहीं चला है कि विशाल तुमको किस मकसद से ले जा रहा था। हनीमून पर ले जा रहा था, और क्या? अवनी ने हाथ हिलाते हुए कहा, रघु ठक्कर को उसकी एजेंसी ने ड्राइवर के रूप में भेजा था। तुम्हारे दोनों पूर्व पति और देवर इस नापाक रिंग में शामिल हैं। फिर भी लगता है कि तुमको हनीमून के लिए बेगूसराय ले जाया जा रहा था। आलोक ने अवनी की आंखों में देखते हुए कहा। इतना सुनते ही सामने बैठी अवनी की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी दहाड़ा दौड़ पड़ी। आलोक तो सही कह रहा है। वह बेगूसराय जैसी जगह पर हनीमून पर क्यों ले जाएगा, जहां इस चक्र में शामिल होने के लिए विशाल के पास बहुत सारा पैसा था? अवनी ने खुद से कहा। तब उसे बिजली के झटके की तरह याद आया कि रघु ठक्कर ने भी शादी के नाम पर जाल बिछाकर अपनी पत्नी को बेचना चाह रहा था। छी! अनजाने में ही अवनी के मुंह से नफरत का जहर निकल आया। उसके दिल में सुलगती आग एक पल में आग की लपटों में बदल गई। और क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि रघु को ड्राइवर के रूप में जाने के लिए किस व्यक्ति ने कहा था? आलोक ने अवनी की ओर देखते हुए कहा। कौन? विवान। उस एजेंसी के प्रमुख के रूप में रघु को उस दिन खुद विवान ने यह जिम्मेदारी दी थी। आलोक ने 2 दिन पहले एकत्रित की गई जानकारी अवनी से साझा की। क्या? अवनी उत्तेजना से लगभग चीख उठी। लेकिन विवान तो तब घर में था। मेरा मतलब है कि हमारे बाय रोड जाने से पहले वह घर पर था। यानी तुम्हारे जाने के बाद विवान भी बेगूसराय के लिए निकल पड़ा। आलोक थोड़ा बौखला गया। और यह तुम लोगों के पहले ही बेगूसराय भी पहुंच गया। लेकिन फिर रघु को आदेश देते हैं और वह आदमी तुम लोगों को लेने आता है। रघु तो हम लोगों को लेने नहीं आया। हमारी ब्रेक जर्नी हुई थी उस दिन। आधी सड़क में कार खराब हो गई थी। फिर रघु आया। अवनी ने आलोक को सही किया और कहा, देखो, हमारे यहाँ से बेगूसराय सड़क मार्ग से लगभग 11 घंटे की दूरी है। इसका मतलब है कि तुम लोगों का 5 या 6 घंटे के सफ़र के बाद ड्राइवर बदला हुआ, और अगर तुम फ्लाइट में जाते तो तुम 5 घंटे में बेगूसराय पहुंच सकते हो। आलोक ने मेज पर थप्पड़ मारा और कहा, हिसाब हो गया। विमान तुम्हारे जाने के बाद फ्लाइट पकड़ता है और वहां पहुंचकर रघु को ड्राइवर के रूप में भेजता है तुम लोगों को पिकअप करने। आसान समीकरण। विवान से पूछना तब पता चलेगा। आलोक की बातें सुनकर अवनी ने कहा, बेशक, लेकिन इस बार वह मुंह खोलेगा, इसमें संदेह है। अगर उसे पीटा भी गया तो भी वह नहीं बोलेगा। लेकिन मैं हवाई अड्डा प्राधिकरण से डाटा प्राप्त कर लूंगा। आलोक ने अवनी को आश्वस्त करते हुए कहा, क्योंकि आरोपी भले ही अपने मुंह से अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, लेकिन कई मामलों में वह अदालत में झूठ बोलता है। इसलिए हम मामले का सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। और कुछ नहीं पता चला? विवान तो अब तुम्हारी हिरासत में है। मारो, सबूत उगल देगा। हर चीजें उस तरह से काम नहीं करती अवनी। आलोक ने थोड़ा नाराज होकर कहा। अपनी अति चतुराई को दूर करने के बाद आदमी ने अपना मुंह बंद कर लिया। वह पूछताछ के बाद भी कुछ नहीं बता रहा है। फिर भी कोशिश कर रहा हूं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। आलोक ने अवनी के तनाव को शांत करने के बाद कहा। पायल अब भी बेगूसराय में ही है। वहां वह चुपचाप नहीं बैठी है। अब बस रघु ठक्कर के पकड़े जाने का इंतजार है। फिर दोनों को आमने सामने बैठाकर एक साथ पूछताछ की जाएगी तो मामला सुलझ जाएगा। पायल की शादी को चलो छुपा भी लिया था, लेकिन उसके साथ रहने की सच्चाई को क्यों छुपाया? कहने की जरूरत नहीं है कि अवनी के मन में सूक्ष्म संदेह अभी भी पूरी तरह से मिट नहीं पाए थे। यह देखकर कि लोग कितने अविश्वासी हो सकते हैं, आलोक ने अपने होठों पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। आंखें टेबल पर टिकी हुई हैं, लेकिन उस मुस्कान में खुशी का इजहार करने की बजाय गहरी उदासी की एक परत उभर आई है। मेरे पास इस मामले में कोई सबूत नहीं था,
लेकिन बिना ज़्यादा सोचे समझे मैं माँ की बीमारी को भी नज़रअंदाज करते हुए बेगूसराय चला गया। मुझे पता था कि माँ के पास मेरे अलावा कोई नहीं है, लेकिन मुझे यह भी पता था कि कितने ही तूफान चल रहे हैं तुम्हारे मन में। लेकिन कुछ शब्द बोलने के बाद आलोक कुछ देर चुप हो गए। फिर उन्होंने चुप्पी तोड़ी और कहा, अगर मैं चाहता तो मैं इस मामले को दूसरे अधीनस्थ को भी सौंप सकता था, लेकिन ऐसा करने से विभाग में मेरा सम्मान नहीं बढ़ता। मतलब? अवनी ने आलोक की बातों को समझे बिना कहा। अगर पायल देखती कि मैं अपनी होने वाली पत्नी का संवेदनशील मामला किसी और को सौंप रहा हूं, तो क्या मेरा सम्मान बढ़ता? आलोक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हे भगवान, पायल हमारे बारे में जानती है। अनजाने में अवनी ने अपने दांत काट लिए और हंस पड़ी। नहीं, अब और कोई संदेह नहीं। बेकार में आलोक पर शक सही बात नहीं है, क्योंकि अवनी को मन के सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। मेरी माँ जानती है, आत्मीय परिजनों में हर कोई जानता है, और पायल से मैं छुपा लूं? उफ, तुम भी ना अवनी। आलोक ने हो करके हंसते हुए कहा। उस दिन तुम आप करके बात कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा, अवनी ने कहा। चलो, आखिरकार मैं लड़की के मुंह से बात निकलवाने में सक्षम हुआ। मेरा जीवन आखिरकार धन्य हो गया। आलोक ने दोनों तरफ हाथ फैलाकर लोगों से भरी कॉफी शॉप में जोर से हंस पड़ा। मैं सोच रही थी कि तुम भी लड़की को पिकिंग अप कर रहे थे, अवनी ने आलोक के शब्दों के बीच में ही कहा। आलोक ने कुछ दिन पहले ही अवनी के सामने स्पीकिंग अप शब्द का परहेज किया था। अवनी की बातें सुनकर आलोक ने मेज पर रखे उसके हाथ को अपनी ओर खींच लिया। मन की बातें मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। आलोक की यही बातों की नकल करते हुए अवनी ने इस बार कहा, मेरे साथ वैसे ही बात करना जैसे तुम अपने दोस्तों के साथ बात करते हो, और जिस तरह से तुम अपने आप से बात करती हो उसी तरह से तुम मुझसे बात करना। आलोक ने अवनी का हाथ अपने पंजे में पकड़ते हुए कहा। बेशक, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? आलोक की भौहें तन गई। मुझे तुम अभी भी अभी कहकर बुलाओगे? अवनी ने हल्की सी सांस छोड़ते हुए कहा। अपने घर पर वापस आकर अवनी ऊपर शेल्फ में रखी डायरी को निकालती है। उसके दिमाग में ऑक्सीटोसिन रसायन पूरी रफ्तार से बह रहा है। मन में बहुत दिनों के बाद खोई हुई आदतें वापस आ रही हैं। जहाँ लाइकेन उगते हैं और नई उपजाऊ मिट्टी बनाते हैं, उसी तरह आलोक के स्पर्श ने अवनी के पथरीले मन में उर्वर विचारों से भर दिया है। तुम ही मेरे लाइकेन हो आलोक, अवनी ने खुद से कहा। तभी भुआ की आवाज मिलते ही वह मुलायम गद्दे पर बैठ गई। तुमने आलोक से कह तो दिया ना कि तुम उससे शादी नहीं करोगी? चांदनी देवी ने गंदे घर को साफ करते हुए कहा। फिर जले पर नमक छिड़क रही हैं बुआ। अनजाने में ही अवनी के मुंह से मन की बात निकल जाती है। चांदनी देवी तुरंत हंस पड़ती है। आलोक की माँ कह रही थी कि शादी जल्दी हो। उसकी तबीयत भी दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। आलोक उसका इकलौता बेटा है। कब क्या हो जाए? प्रतिनिधित्व तो तुमने किया था ना, अब तुम ही शादी को आगे बढ़ाने का मामला संभालोगी? अवनी ने अपनी भुआ को आश्चर्यचकित करते हुए कहा। देखो, इस महीने कोई तारीख मिलती है या नहीं? अरे बाप रे, लड़की के शौक तो देखो। चांदनी देवी अपनी भतीजी को क्रोधित करने के प्रलोभन को दबा नहीं सकी, लेकिन नतीजा ठीक उल्टा हो गया। जरा भी नाराज नहीं होकर अवनी ने भुआ के गालों को हिलाते हुए कहा, तुम्हारे शौक भी कोई कम नहीं थे। तुम भी अपनी शादी की बात सुनकर नाचने लगी थी, और अब मेरे शौक गलत बता रही हो? कहकर वो बाहर निकल गई। जैसे ही अवनी ने बाहर कदम रखा, सामने अपनी माँ सीमा देवी को देखकर उसके पैर सीमेंट के फर्श पर जैसे चिपक गए थे। दरअसल उस दिन के बाद उन्होंने अपनी माँ से थोड़ी सी भी बातचीत नहीं की थी। सीमा देवी ने अपने विश्वास में आहत होने के कारण उन्होंने भी अपनी बेटी से बात नहीं की। दूसरी ओर अवनी ने भी अपनी जिद को बनाए रखने के लिए अपनी माँ से बात नहीं की। मैंने सुना है कि विवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या तुम उस दिन पुलिस स्टेशन गई थी? सीमा देवी ने बिना किसी भूमिका के सीधे पूछा। अवनी ने बिना कोई जवाब दिए फर्श की ओर देखती रही। यही डर उसे काफी समय से लग रहा था। क्या हुआ अवि? मुझे बताओ।
सीमा देवी ने चुप्पी तोड़ी और कहा, इतना बड़ा सच तुम अपनी माँ से छुपा कर रख पाई अभी? कभी सोची नहीं कि इतनी बड़ी खबर जानने के बाद माँ के मन की स्थिति क्या होगी? बुआ के साथ नोक-झोंक कर अवनी कमरे से निकली ही थी, उसी समय सीमा देवी ने अचानक बिना किसी भूमिका के पूछ लिया। सवाल सुनकर अवनी का पूरा शरीर कांप गया। अब क्या? अब शायद दोषारोपण की बारी होगी। माँ की अवज्ञा के परिणाम स्वरूप एक के बाद एक तीक्ष्ण वाक्य सुनने को मिलेंगे। लेकिन अवनी के दिमाग में जो विचार जीवित थे, वह एक पल में झूठे हो गए। इससे पहले कि वह अपनी आंखें झपकाती, माँ उसका हाथ पकड़कर उसके करीब आ गई। निराशा से भरे छोटे से चेहरे पर करुणा के ऐसे भाव थे मानो उसने अपना खोया हुआ धन वापस पा लिया हो। अवनी को अपनी माँ में अचानक आए बदलाव समझ में नहीं आए। उन दो भाइयों ने तुम्हारे साथ क्या किया? सीमा देवी ने सीमेंट से बंधी मेज पर बैठते हुए कहा। उसने अभी भी अपनी विधवा बेटी के हाथों को अपने हाथों में पकड़ रखा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है माँ। जब जांच खत्म होगी तो मैं तुमको बता दूंगी। अवनी ने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए जवाब दिया। दरअसल विशाल को लेकर उसकी माँ की चिंता तब से है जब ज्योतिषी ने विशाल और अवनी की कुंडलियों में दोष बताया था और उसकी भविष्यवाणी की थी। आंखों के सामने बरसों पहले हुई भविष्यवाणी की जैसे रिपीट टेलीकास्ट हो रहा था। तुम दोनों की जन्म कुंडली में दोष है, ज्योतिषी महाराज ने पाया है। इसके अलावा तुम मांगलिक हो। इस दोष का खंडन करने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों में से एक की इस दोष के कारण मृत्यु होना तय है। और तुम यह सब जानते हुए भी बिना सोचे शादी के लिए सहमत हो रही हो। सीमा देवी ने 4 साल पहले अपनी बेटी का हाथ पकड़कर एक प्रेरक भाव से यह बात कही थी। उसने अपने विचारों में अटूट विश्वास के कारण लड़की को बार बार शादी से मना भी किया था। लेकिन दूसरी ओर अवनी ने इस बात की अवज्ञा की। अपनी माँ की मनाही के बावजूद भी उसने शादी के लिए तेज गति से आगे बढ़ी। एक कीड़े जैसे तेज लोह की ओर बढ़ते हैं, ठीक वैसे ही। मुझे इन सारी कुसंस्कारों पर विश्वास नहीं है माँ। तुम हास्यास्पद तर्क दे रही हो। विशाल से शादी करने पर हम में से एक मर जाएगा। अगर लड़का ही बुरा होता तो मैं उसे छोड़ने के लिए क्षण भर भी नहीं सोचती। लेकिन मैं इस अंधविश्वासों को स्वीकार नहीं कर सकती जो अन्यायपूर्ण और निराधार हैं। अवनी ने उस वक्त अपनी कठोर आवाज से अपनी माँ की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी थी। ज्योतिषी की भविष्यवाणी अवनी माने या ना माने, लेकिन यह भी सच है कि साल भर गुजरते ही दोनों के जीवन में संकट शुरू हो गया था। क्या तुम सुन रही हो? जैसे ही उसकी माँ की तीखी आवाज उसके कानों में पड़ी, अवनी अतीत के भ्रम को दूर कर वास्तविकता की जमीन पर वापस आ गई। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।